हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम प्रो। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं शानदार से फिजिक्स क्लास को। फटाफट आ जाओ एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए भाई। आज एकदम नया, चलिए एकदम नया आज जो है ना हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। एकदम नया सा, एकदम प्यारा सा। क्या? तो आज हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा, उसमें हमने पूरे अच्छे से मिरर वगैरह सब देख लिया। अब आज जो नया टॉपिक चालू हो रहा है वो है बेटा रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटे, क्या है? रिफ्रैक्शन यानी आपका, इसे हिंदी में हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन। क्लियर? हिंदी में इसे कहते हैं अपवर्तन, और या फिर इसे लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बेटा, ऐसे लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिएगा, सुनिए। प्रकाश के अपवर्तन में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सुनिएगा एक बार मेरी बात। अभी तक रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे थे आप? रिफ्लेक्शन में आप देख रहे थे कि लाइट आती थी और जिस माध्यम से आती थी उसी माध्यम में वापस चली जाती थी। अभी तक आप ये देख रहे थे, यही देख रहे थे ना रिफ्लेक्शन में, कि भाई साहब क्या हो रही है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस बाउंस बैक हो जा रही है, नहीं वापस चली जा रही है उसी माध्यम में। यहां पर माध्यम चेंज नहीं होता था, मीडियम चेंज नहीं होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन में जो है वह मीडियम चेंज होगा, मीडियम, माध्यम चेंज होगा। लोगों को इस तरफ कर दिया करिए, लोगों को इस तरफ, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सुनो अब, लेकिन अब जो पढ़ोगे ना बेटा उसमें माध्यम चेंज होगा। अब माध्यम चेंज होगा, यहां पर दो माध्यम होंगे, यानी मीडियम दो होगा आपका। एक होगा आपका रेरर, एक होगा आपका रेरर जिसे हम कहेंगे विरल, जिसे हम कहेंगे बेटा विरल, और एक होगा आपका डेंसर जिसे हम कहेंगे क्या? जिसे हम कहेंगे सघन, जिसे हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों सघन। यानी दो आपके माध्यम होंगे। विरल का मतलब क्या है? जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर पे हो, वैसे माध्यम को कह दो। तो सर क्या यहां पर बांट सकते हो कौन सा रेरर होगा कौन सा डेंसर? नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे। जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया क्या? इधर ले लिया एयर और इधर ले लिया वाटर, तो यहां पर एयर क्या हो जाएगा? एयर यहां पर रेरर हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। यानी दो माध्यम मैंने ले लिया ये। अब मान लो मैंने ले लिया क्या? वाटर ले लिया और मैंने ग्लास ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाटर आपका रेरर हो जाएगा, क्योंकि इससे वाटर से ज्यादा डेंस ग्लास होता है। ठीक है, तो ग्लास यहां पर डेंसर हो जाएगा। अब मैंने ले लिया ग्लास एक तरफ और एक तरफ मैंने ले लिया डायमंड, तो अब यहां पर अगर मैं देखोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा? ये आपका रेरर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका सघन, यानी कि डेंसर हो जाएगा। सघन, रेरर डेंसर, यानी कि सघन विरल, विरल सघन, याद रखिएगा। रेरर मतलब विरल, ठीक है ना? अब इसको और एक तरीके से आप लोग अपने दिमाग में रखना। विरल का मतलब क्या है ना कि खाली रोड, ठीक है? विरल का मतलब क्या है बेटा? खाली रोड, याद रखिएगा। विरल का मतलब क्या होगा? खाली रोड। और सघन का मतलब भीड़ भाड़ वाला मार्केट, ठीक है? सघन का मतलब भीड़ भाड़ वाला मार्केट। अब होता क्या है रिफ्रैक्शन में? रिफ्रैक्शन में होता क्या है? मान लो ये आपका डेंसर मीडियम है, इसको मैं डी से लिख रहा हूं, ये आपका रेरर मीडियम है,
इसे मैं आर से लिख रहा हूं। यहां से एक आपने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। आपने लगभग नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अगर मैं कहूं कि लाइट रे कहां रेयर से डेंसर में आ रही है, लाइट रे कहां से कहां आ रही है बेटा? लाइट रे जो है रेयर से डेंसर में आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी लाइट रे अगर किधर रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर? किधर? नॉर्मल की तरफ। ये आपका इंसिडेंस एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, अब अगर यही आपका यहां पर देखते, यही आपका अगर मैं बोलूं कि बेटा अगर यहीं पर ये डेंसर हो जाए ऊपर वाला और ये रेयर हो जाए और ये रहा आपका नॉर्मल, और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि डेंसर से अगर कोई रेयर में आ रहा है ना, तो याद रखिएगा वो क्या होगा बेटा? अगर डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जब भी लाइट रे यानी प्रकाश की किरण, व्हेन लाइट रे passes through rarer to denser, it bends toward normal, यानी प्रकाश की तरंग विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ ठीक है। वहीं यहां पर अगर मैं कहूं when light ray passes through denser to rarer, it goes away from the normal। सघन से विरल में जाती है, वहां विरल से सघन था, यहां सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। अरे यार बफरिंग हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, अच्छा क्या हुआ? हाँ क्लास हो रहा है।
बहुत देर से मतलब रुको मैं देखता हूँ। बफरिंग हो रही है यार अभी। एक बार कमेंट कर दीजिए रिफ्रेश करने के लिए। सही तो चल रहा है। कमेंट कर दीजिए रिफ्रेश करने के लिए। अभी भी कुछ लोगों का हो रहा है। बेटा कहीं ना कहीं फिर आप लोग के नेट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि मेरे में भी सही चल रहा है। मैंने भी अपने मोबाइल में रिफ्रेश कर लेंगे और मेरे मोबाइल में भी आपका सही चल रहा है। एक बार आप लोग वीडियो को बंद करके ऐप क्लोज करके, ठीक है, एक बार वीडियो को बंद करके ये बोल दीजिए कि एक बार ऐप क्लोज करके स्टार्ट करें। एक बार ऐप क्लोज करके स्टार्ट करें, इनको बोलिए। ऐप क्लोज करके स्टार्ट करें। चलिए अब क्लियर है। चलिए अब आ जाओ, ऐप क्लोज करके एक बार स्टार्ट कर लो अपना, ठीक है। सही हो गया ना? हाँ देखो अब सही हो रहा है सबका। चलिए अब ऐप एक बार क्लोज करके और वो कर लो, ठीक है। चलिए तो चलिए यहां पर देखिएगा। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा? तो याद रखिएगा, व्हेन लाइट रे इंटर्स अ डिफरेंट मीडियम देयर इज चेंज ऑन इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज नेम्ड एज दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, व्हेन लाइट रे इंटर्स when light ray enters a different medium, their velocity and direction क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंजेस दिस फिनोमिना is known as refraction. This phenomenon known as refraction, यानी जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग एवं दिशा में परिवर्तन होता है। इस फिनोमिना को, यानी इस घटना को हम क्या, हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा। तो ये तो हो गया, यहां तक क्लियर है क्या? यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी या और इसकी क्या होगी, दोनों में चेंज आएंगी। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। अच्छा, मीडियम को, रेरर और डेंसर को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? मीडियम में रेरर डेंसर को कैसे डिफाइन करोगे? क्लियर है यहां तक? क्लियर? चलिए अब सुनो, अगर हम बात करो तो रेरर डेंसर कैसे डिफाइन करोगे? तो रेरर को डिफाइन करोगे, देखो अब रेरर मीडियम को कैसे डिफाइन करोगे? तो रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम, अगर मैं बात करूं तो विरल माध्यम को कैसे डिफाइन करोगे? विरल माध्यम, तो बेटा विरल माध्यम को कैसे डिफाइन करोगे? कौन सा विरल हो जाएगा? रेरर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो याद रखिएगा, ए मीडियम विच द स्पीड ऑफ लाइट, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट is more is known as optically rarer medium, is known as optically rarer medium। क्लियर है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी एक वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, वह प्रकाशिकी विरल माध्यम हो जाएगा। अगर हम बात करूं डेंसर मीडियम की बेटे, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे कि सर अब जिसमें स्लो हो जाए बस, यानी अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस is known as optically denser medium।
एक माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, क्या उसे प्रकाशिकी सघन माध्यम कहते हैं। चलिए नोट डाउन इसे इतना कर लीजिए। फिर अब आगे बात करेंगे मेन रिफ्रैक्शन के मुद्दे पर। यहां तक क्लियर है बेटा? पूजा तुम आजकल बहुत बात कर रही हो, और नेहा ये जितनी लड़कियां हो ना पीटूंगा कभी, ठीक है? और जितने तुम बात करने वाले हो यहीं पे तुम लोग जो बात कर रहे हो ना, तो मैं तुमसे मिलूंगा जब, कब? एग्जाम टाइम में, याद रखना। और उस समय कहूंगा कि बेटा करो बात, और करो बात। बात करने के लिए आ रहे हो यहाँ? ये बताओ, बात करने के लिए आ रहे हो क्या? फीस बात करने के लिए दिए हो? साफ साफ दिख रहा है हनी है। बात कर रहे हो ना, तो मैं तुमसे मिलूंगा जब, कब? एग्जाम टाइम में, याद रखना। और उस समय कहूंगा कि बेटा करो बात, और करो बात। बात करने के लिए आ रहे हो यहाँ? ये बताओ, बात करने के लिए आ रहे हो क्या? फीस बात करने के लिए दिए हो? साफ साफ दिख रहा है हनी है। चलिए चलिए आ जाइए, यहां तक क्लियर? अच्छा एक बात और, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपका रेरर से डेंसर में अगर लाइट रही जा रही है तो वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा? बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? आंसर दीजिएगा। अगर रेरर से डेंसर में जा रहा है तो होने वाला है, अगर प्रकाश की किरण जो है रेरर से डेंसर में जा रहा है तो वेलोसिटी पर क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा बेटा बताइएगा? वेग पर क्या अंतर पड़ने वाला है? रेरर से डेंसर में जा रहा है, इधर आ जाओ जल्दी से बताओ। डिक्रीज करेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैंने क्या बोला? रेरर मतलब खाली रोड, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाला मार्केट, मतलब सघन, सघन मतलब बहुत ज्यादा पास पास, मतलब भीड़ भाड़ वाला मार्केट। अब मैं कहूंगा बाइक लेके जा रहे हो, कहां तेज चला सकते हो? खाली रोड में तेज चलाओगे, मार्केट में धीमा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि खाली रोड से मार्केट में आ रहे हो, खाली रोड से मार्केट में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटा। वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वहीं उल्टा बात करूं तो,
अगर वही उल्टा बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी क्या होगा यार बताइए? वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले मार्केट से खाली रोड में आ रहे हो। ओ भाई साहब, खाली रोड मिला, उड़ाओ गाड़ी। क्लियर है? तो यहां पर ये चीजें याद रखिएगा। अब सुनिए 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 सुनिए, चलिए अब सुनिएगा। एक नोट पॉइंट लिख लेना, एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा। क्या? व्हेन लाइट रे passes through one medium to another, one medium to another medium, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो याद रखना, यहां पर हिंदी में लिख लो आगे, नहीं तो हिंदी वाले भी क्रांतिकारी बन जाएंगे, बगावत पे उतर जाएंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, याद रखिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो याद रखिएगा इसकी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होता है? वेग एवं तरंग दैर्घ्य। ये क्या होता है बेटा? तो ये दोनों के दोनों याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों बेटे चेंज होते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बदलते हैं। अगर आप रेयर से डेंसर में जाओगे तो वेलोसिटी बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा। लेकिन एक ऐसी राशि है जो माध्यम चेंज करने पर नहीं बदलती, और वो क्या है बेटा? तो वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपका कह सकते हो आवृत्ति। हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं बेटा? आवृत्ति। तो आवृत्ति याद रखिएगा, आवृत्ति क्या होता है बेटा? नहीं चेंज करता, आवृत्ति नॉट चेंज, नहीं बदलता। और ये केवल सोर्स पर डिपेंड करता है। एक बार जो आवृत्ति की सोर्स से निकल गई लाइट ना, वो आवृत्ति वही रहेगी, बस। चलो यहां तक क्लियर है? चलिए चलिए, या रिमेन्स सेम कह लो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। नोट डाउन कर लो। कल जो बोला था, अरे माने मतलब तो समझ गए ना, बस वही चाहिए था। अब सुनो, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
हिंदी में इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हिंदी चलेगा अपवर्तनांक। क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज नहीं होता। वो एक बार जो सोर्स से निकल गया वही रहेगा, माध्यम पे निर्भर नहीं करेगा। आप भले उसे वाटर से ग्लास में ले जाओ, ग्लास से आप उसे डायमंड में ले जाओ, कहीं भी किसी भी माध्यम से उसे गुजारो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हाँ, उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ में फर्क आएगा। चले, चलिए, ये क्या होता है बेटा? तो म्यू क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होता है। क्या होता है बेटे? तो ये रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह लो या फ्री स्पेस कह लो, वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी ये अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है बेटा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपॉन में कह दोगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। यही होता है, यही होता है क्या? बोलोगे बिल्कुल यही होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं कह दूं कि मेरे प्यारे बच्चों म्यू इक्वल टू क्या हो जा रहा है? तो C बाई V। कोई दिक्कत? तो बोलोगे ना। या फिर अगर मैं इसको वेवलेंथ के टर्म में देखूं, किसके टर्म में बेटे? वेवलेंथ के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लैम्डा ऑफ एयर, यानी हवा में वेवलेंथ जो है प्रकाश की, और माध्यम में जो वेवलेंथ है उसका अनुपात, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहां पर C की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? C की वैल्यू याद रखिएगा, C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब किसी माध्यम को आपको बताना हो ना, तो इसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल जाएगा कि वो डेंस है या फिर आपका रेयर है, ठीक है। यहां से पता चल जाएगा आपको। क्लियर है? क्लियर है बेटे? यहां से आपको पता चल जाएगा कि वो डेंस है या रेयर है, वो डेंस है कि रेयर है। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का 1.2 हो, किसी का 1.5 हो। अब कौन डेंसर है? तो 1.5 वाला जो है वो आपका डेंसर है, 1.2 वाला रेयर है। तो ऐसे भी यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा। चलिए बताइएगा, यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है क्या? नोटेड। अब थोड़ा सा यहां पर लिख लेना एक हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ म्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ म्यू। म्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट आपका कुछ बातें, ठीक है। म्यू से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले याद रखिएगा म्यू जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा म्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो म्यू इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू मीडियम। म्यू इज
depend on nature of the two medium. Mu is depend on important point of mu. म्यू से संबंधित इंपॉर्टेंट आपका कुछ बातें, ठीक है, म्यू से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले याद रखिएगा म्यू जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा म्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो म्यू इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू मीडियम। म्यू इज डिपेंड ऑन nature of the two medium. Mu is depend on nature of the two medium, color of the light, color of light, color of light, color of light ray, and temperature and temperature of the medium, and temperature of the medium। ठीक है, यानी यहां से कह सकते हो कि म्यू जो है, म्यू पदार्थ के प्रकृति, प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश किरण के रंग एवं माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करो, ये याद रखेगा। अब आपसे दिमाग में आ रहा है सर मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। तो अगर आप बोलोगे सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो अगर याद रखिएगा अगर आप टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज, यानी अगर, तो याद रखिएगा अगर माध्यम का ताप बढ़ता है, अगर माध्यम का ताप बढ़ता है तो याद रखिएगा म्यू जो है वो आपका बढ़ेगा। म्यू क्या है बेटा? म्यू आपका जो है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, म्यू जो है वो क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगर आप माध्यम के ताप को बढ़ाओगे, तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी जो अपवर्तनांक है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो ऐसा है। अब यहां से आपका आ जाता है कि म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा, बताओ म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा? म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा बताइएगा? म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा? म्यू मैक्सिमम किसके होगा बोलिए, कोई बताएगा? म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा? नहीं बेटा, साउंड वाला भी नहीं लिया हूं क्लास।
अरे एक गड़बड़ मैंने कर दिया, ये घटता है बेटा, घटता है। देखो मैंने एक गड़बड़ कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। ये गड़बड़ी कर दिया, एरो नीचे कर लेना, घटता है ये, ठीक है। म्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है? डायमंड के लिए, याद रखिएगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 2.4। अगर मैं कहूं कि म्यू एयर का, हवा का कितना होगा, तो ये 1 होता है। म्यू वाटर का कितना होता है बेटा? तो वाटर का 1.33 होता है। म्यू ग्लास का यानी कांच का, ये आपका 1.5 होता है। तो ये आपको जो है कुछ वैल्यूज हैं जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की याद होनी चाहिए। तो इतना लिख लो, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समाप्त। इतना लिखने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समाप्त है, ठीक है। इतना लिखने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समाप्त है। हाँ घटता है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समाप्त। यहां से यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? बताइए, फिर नेक्स्ट पे चले। चले चलिए सुनिए, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश की अपवर्तन के नियम। जल्दी से हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए बेटा। अब बोलिए, अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपवर्तन के नियम की बात करूं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने ये तो देखा था कि बेटा यहां से आपने हमेशा देखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सुनो, मान लो ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका मान लो नॉर्मल। मान लो कोई लाइट रे आ रहा है रेयर की तरफ से, तो बेंड होगा, यस सर। मान लो ये पहला लाइट रे था, ये आपका I1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? R1 होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहां से सुनो, अगर कोई लाइट रे और कोई आ रही है तो बेंड होगा, यस सर। ये मान लो कितना हो गया? I2 हो गया, ये कितना हो गया? R2 हो गया। तो सुनो, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो नियम दिए गए थे, ठीक है, जो नियम बोले गए कि देखो पहला जो नियम था वो क्या कहा गया कि इन रिफ्रैक्शन रेशियो, इन रिफ्रैक्शन रेशियो, इन रिफ्रैक्शन रेशियो साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कह रहा है इन रिफ्रैक्शन रेशियो, यानी कि अगर मैं बोलूं अपवर्तन अनुपात में, तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी कि जो आपके आपतन कोण का ज्या होगा, वो आपके अपवर्तन कोण के ज्या के क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, यानी हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा ये क्या होगा बेटा, नियत होगा। ये क्या होगा, हमेशा जो है आपका नियत होगा, और किसके बराबर होगा, और एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव, एंड इट इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको कहना क्या चाहता हूं, तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो सिंपल सा है, अपवर्तन अनुपात में आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात नियत होता है, नियत होता है, तथा याद रखिएगा, तथा यह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है सर, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बेटा ये है, देखो इस लाइन का मतलब ये है, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, जो हमेशा आपतन कोण मान लो साइन I1 ले रहा हूं, तो अपन अपवर्तन कोण साइन I2, सॉरी साइन R1, और दूसरा मैंने ले लिया तो उसमें आपका साइन I2 अपॉन साइन R2, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। यानी साइन I1 अपॉन साइन I2 जो है ना, सॉरी साइन I1 अपॉन साइन R1 जो है ना, वही साइन I2 अपॉन साइन R2 होगा। यानी इनका जो आपतन और अपवर्तन कोण का अनुपात होता है, जो इनका आपतन और अपवर्तन कोण के ज्या का जो अनुपात होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या का जो अनुपात होता है, वो हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। यानी साइन I1 अपॉन साइन R1 जो आएगा ना, वही आपका साइन I2 अपॉन साइन R2 आएगा। यानी इनके ज्या का, इनके साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होगा, तो वो आपका म्यू ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब म्यू ऑफ सेकंड अपॉन में म्यू ऑफ फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। और यही आपका कहता है स्नेल्स लॉ का पहला नियम, यानी ये आपका हो जाता है फर्स्ट लॉ। नोट डाउन कर लेना, समझ में आया। यानी ये हमेशा इनके ज्या का अनुपात क्या होगा, यानी साइन I1 अपॉन साइन R1 जो होगा, वही साइन I2 अपॉन साइन R2 होगा। यानी आपतन और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है, आपतन और अपवर्तन का जो ज्या का अनुपात होता है, जो साइन का अनुपात होता है,
वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यही बोलना चाह रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा जो सब में कहते हैं, जो आपको मैंने कह सकते हो कि जो मैंने आपको उसमें भी बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी वही हो जाएगा। क्या? कि जो आपतन कोण है, सॉरी, जो आपतन किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लिख लो। नेक्स्ट जो सेकंड इसका नियम हो जाता है, जो सेकंड इसका नियम हो जाता है बेटा, वो क्या हो जाता है? सेकंड नियम क्या होगा? सेकंड नियम क्या होगा? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है बेटा? तो यहां से मैं लिख सकता हूं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यही आपका है मेरे प्यारे बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के दो ही नियम है। पहला, इनके जो ज्या का अनुपात होगा इनके कोणों का, यानी आपतन और अपवर्तित कोणों के जो ज्या का अनुपात होगा हमेशा नियत होगा। किसके बराबर होगा? तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है? अब सेकंड, कि जो ये तीनों होते हैं ना, नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रे हुआ और रिफ्रैक्टेड रे हुआ, यानी आपतित और अपवर्तित और आपका अविलंब, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। यही दो नियम है बस। यहां तक क्लियर है तो बताओ? यहां तक क्लियर है तो बताओ। फिर हम चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या बेटे? यहां तक क्लियर है आप लोगों का? यहां तक क्लियर है क्या? आज रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पक्का है। आज रिफ्रैक्शन खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं हम लेंस पे आके रुकेंगे। ठीक है? लेंस कहीं ना कहीं कल से स्टार्ट करना है हमें। कल से कहीं ना कहीं हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? लेंस स्टार्ट करना है। कल से हमें लेंस स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ rectangular glass slab. Refraction through a rectangular glass slab. कांच के
स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब सुनो थोड़ा, इसमें क्या निकालना होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही निकालना होता है। सुनो, मान लो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहां से एक लाइट रे इंटर होता है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। स्लैब कैसा है, कांच का है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और एयर का 1, तो ये आपका डेंसर हो जाएगा। फिर ये बाहर अगर इधर आएगा तो रेयर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पर लाइट रे जैसे इंटर करेगी बेटा, ठीक है, लाइट रे जैसे इंटर करेगी तो ये आपका नॉर्मल, अरे नॉर्मल, ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका नॉर्मल होगा। ये आपका नॉर्मल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो नॉर्मल से अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा सर, तो ये जो है चूंकि ऐसे निकलने वाला था, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, बेंड हो जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ, तो यस सर, ये बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, यस सर नो, यस। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है, यानी अपने मार्क से परिवर्तित हो गया। फिर यहाँ पर आपका जो है वो क्लिक करो, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाओ। अब मैं कहूँगा कि बेटा अब कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब सुनो, पहले रेयर से डेंसर में आ रहा था तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब जो है नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर। ये सर नो, नॉर्मल से क्या करेगा, नॉर्मल से जो है दूर जाएगा, नॉर्मल से क्या करेगा बेटा, दूर जाएगा, तो ये गया दूर। अब मैं कहूंगा बेटा कि अगर मान लो ठीक है, मान लो आप क्या मानोगे कि देखो भैया लाइट रे, अच्छा चलो लाइट रे चला कैसे, तो यहां से गया रेयर से गया डेंसर में और डेंसर से गया आपका फिर रेयर में, तो पहले बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ, फिर बेंड हुआ नॉर्मल से दूर, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं रहता, क्या बेटा, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण कैसे चलती, सीधी चली जाती। यानी अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाती। कोई गलत कह रहा हूं तो बताओ, हाँ, अगर ये आपका लाइट रे नहीं रहता, सुनो सॉरी, ये अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता, ठीक है बेटा, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता, मान लो ये ग्लास स्लैब हट गया, तो ये प्रकाश की किरण क्या होती, अगर ऐसे लाइट रे जो है वो सीधी निकल जाती, क्या वो आपका बेंड होती, नहीं होता। क्या बेंड होती कि नहीं होती, होती कि नहीं होती, तो आप बोलोगे नहीं होती। बेंड होती तो नहीं होती, अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो बेंड ही नहीं होती, जब नहीं होती तो अपवर्तन नहीं होती, और अपवर्तन नहीं होती तो जो प्रकाश की किरण है वो सीधे निकलती, निकलती कि नहीं निकलती, सीधे निकल जाती। किस मार्ग से, इस मार्ग से होकर निकल जाती। लेकिन अब किससे जा रही है, ग्लास स्लैब होने के कारण किधर से निकलती, तो ग्लास स्लैब होने के कारण ये इधर से निकलती। यानी यहां पर कुछ ना कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती कि नहीं होती, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होती। अब वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है होती वो इतनी होती। यानी वो कितनी होती बेटा, तो वो लगभग इतनी होती। ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती एल, ठीक है, ठीक है, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती। यानी यहां से निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, ये
ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती। अब आ जाओ, चलो निकालते कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा I, ये एंगल कितना हो जाएगा R। तो मैं कहूंगा बेटा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल I है तो ये टोटल I रहता, लेकिन ये चूंकि R है तो यहां पर बचा हुआ ये हो जाएगा I माइनस R, I माइनस R। ठीक है, ओके। चले, इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो, यहां पर इस पॉइंट को मान लो N और इस पॉइंट को मान लो R और इस पॉइंट को मान लो Q। और सुनो, ये जो पूरा थिकनेस है ना, उस पूरे थिकनेस को मान लो आप क्या, पूरे थिकनेस को आप मान लो T। ठीक है, चले, यहां तक क्लियर है? चले, अब आ जाओ। अब मैं कहूंगा बेटा, सुनिएगा, इस नॉर्मल को पूरा यहां तक ले आओ। चलो सुनिए, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है L, L ही निकालना है हमें, वही L है, इतना मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी पहले नहीं रहता तो इतना निकलता, अब रहने के कारण यहां से जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही। अब यहां से मुझे निकालना है क्या, L निकालना है बेटा हमें। क्या निकालना है, L। तो L क्या है, तो L लगभग मैं कहूं तो L कुछ और नहीं, NR निकालना है। अगर NR निकाल लिया ना, ये NR, तो हमारा L निकल जाएगा, हाँ या ना, यस। तो मैं कहूंगा NR क्या है बेटा, तो मैं कहूंगा बेटा ये, अगर मैं कहूं साइन, सुनो, अगर मैं कहूं कि साइन I माइनस R, यानी कि ये साइन I माइनस R, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, बोलो एक बार। कहोगे सर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब ये NR है, तो लंब कह दोगे सर NR हो जाएगा। अगर मैं यहां से कहूं बेटा कि साइन I माइनस R क्या हो जाएगा, साइन I माइनस R, यानी ये आपका लंब हो रहा है, यस सर। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा NR और अपॉन में आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना है, QR, तो ये हो जाएगा QR। यानी ये आपका, अगर मैं कहूं तो NR क्या है, L है, यानी L अपॉन में QR। तो यहां से मैं L इक्वल टू निकालूं तो क्या आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा QR साइन I माइनस R, ये आ रहा है, यस सर। अब यहां से एक और चीज मैं कहूं कि बेटा अगर मैं निकालूं cos R, तो cos R क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अगर मैं निकालूं cos R, तो cos R क्या आएगा, cos R, तो ये आपका आधार हो जाएगा, आधार कितना है, तो जितना ये थिकनेस है तो आधार हो जाएगा T थिकनेस, और कर्ण कितना हो जाएगा बेटा, तो कर्ण हो जाएगा QR, तो ये हो जाएगा बेटा QR। यहां से अगर मैं QR निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो QR निकालोगे तो QR को इधर भेजो, cos R को इधर, तो ये हो जाएगा T अपॉन में cos R। अब यहां से इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। अभी इसको क्या कर दो, यहां पर ये जो QR की वैल्यू आई है ना, उस QR की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो यहां से L इक्वल टू क्या आ जाएगा, QR की जगह पर मैंने लिख दिया T अपॉन में cos R, और पहले से कितना था, साइन I माइनस R। तो ये आपका हो जाता है बेटा फॉर्मूला लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। नोट डाउन कर लो, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये होता है, जल्दी से नोट डाउन कर लेना। जल्दी से इसे क्लियर होती कि नहीं होती बताओ। जल्दी से
अबे मैं फास्ट पढ़ाऊं, क्या करूं? और यहां पर अरे गजब हाल है भाई, उड़ाका दल बनाओगे क्या मुझे? फास्ट पढ़ाओ, यहां पर दौड़ लगाऊं क्या? बढ़िया से एक एक स्टेप समझो और डायरेक्ट फॉर्मूला नोट डाउन करो। जल्दी से इसे नोट डाउन करके बताइए। हाँ, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर मिलती। हाँ, ये बनाना पड़ेगा, पूरा अच्छे से बनाओ, बिना बनाए कैसे समझोगे? इतना बेहतरीन फिगर बनाया हूं। इतना बेहतरीन फिगर बनाया हूं। टी थिकनेस होती, टी यहां पर बेटा लिख लेना, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। टी क्या है? टी आपका थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। टी यहां पर लिख लो, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको निकालना होगा। सुनो, सबसे पहले मैंने क्या बोल रहा था कि जब ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो कोई प्रकाश किरण अगर मैं ले जा रहा हूं तो वो सीधे निकल जाता, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यही निकालना है। तो ग्लास स्लैब के कारण अब ये रे कैसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है। ग्लास स्लैब आ गया बीच में तो ये रे ऐसे निकल रहा है, तो इनके बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना हुआ? इतना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मैंने निकाल दिया कि ये विस्थापन मान लो एनआर के बराबर है। किसके बराबर है? एनआर, क्योंकि मुझे त्रिभुज बनाना था। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये आई है तो ये पूरा आई होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि ये एंगल आर यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल है तो यहां पर ये जो बचा एंगल हो जाएगा वो आई माइनस आर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एल किसके बराबर होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट एनआर के बराबर होगा। अब वहां से मैंने निकाला कि भाई साहब अगर मैं साइन आई माइनस आर लेता हूं, साइन आई माइनस आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ये ट्रायंगल में, क्यू एन आर ट्रायंगल में, क्यू एन आर ट्रायंगल में, यानी यहां से लिख लोगे इन क्यू एन आर ट्रायंगल में देखोगे तो ये आ जा रहा है। अब मैं यहां से देख रहा हूं सेकंड वाले में, अगर मैं कॉस आर लूंगा तो कितना होगा? तो ये आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला पूरा, यानी ग्लास स्लैब का जो थिकनेस होगा वही, यानी जो मोटाई होगी ग्लास स्लैब की वो आपका आधार हो जाएगा। आधार बटे में लंब, सॉरी बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना होगा? क्यू आर इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी क्यू आर आपका कर्ण हो जाएगा, तो क्यू आर टी अपॉन क्यू आर, आधार बटे कर्ण। अब मैंने क्यू आर यहां से निकाल दिया तो इतना आ गया बेटा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस वाले में क्यू आर की जगह पर रख दिया, वैल्यू आ गई बेटा। तो ये थी रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट लिखना है आपको प्रिज्म। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है प्रिज्म। तो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रिज्म। प्रिज्म हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में भी इसे हम प्रिज्म कहते हैं। नोट डाउन करो, प्रिज्म। क्लियर है? चलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा आपसे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस आएगा अगर यहां से आएगा तो, ठीक है। चलिए, प्रिज्म क्या होता है बेटा? तो टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू इंक्लाइंड
टू inclined surface of the transparent medium makes prism। क्लियर है? क्या कहोगे? दो पारदर्शी कैसे प्रिज्म को कैसे डिफाइन करोगे हिंदी में? तो इसको हिंदी में कर दीजिएगा दो पारदर्शी माध्यम के नत सतह मिलकर प्रिज्म बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? प्रिज्म बनाते हैं। अब देखो इसमें देखना प्रिज्म में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां से देखिएगा, सुनिए, प्रिज्म बनाना है मुझे, तो प्रिज्म बनाइए। मान लो कोई लाइटर इंटर कर रहा है प्रिज्म में, तो इसका नॉर्मल क्या होगा बेटा? तो नॉर्मल हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो इसका नॉर्मल जो है ना, इस सतह के लंबवत, इस वाले सतह के, तो इस वाले सतह के लंबवत ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है परावर्तित हुआ। अब ये कौन सा मीडियम है? ये बेटा रेरर है। सुनो, ये आपका बेटा कौन सा मीडियम है? रेरर है। प्रिज्म ग्लास का है तो डेंसर, और ये फिर रेरर। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटे, सुनिएगा ध्यान से, कि प्रकाश किधर से किधर आ रहा है? प्रकाश जो है रेरर से डेंसर में आ रहा है। रेरर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? ये कहां झुकेगा? तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। तो नॉर्मल की तरफ झुकाओ इसे, तो नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगा बेटा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये मान लो कितना हो गया? I1, ये R1। अब सुनो फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब डेंसर से रेरर में निकलेगा लाइट रे, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब ये लाइट रे क्या होगा? डेंसर से रेरर में जा रहा है। किधर से किधर जा रहा है बेटा? डेंसर से रेरर में जा रहा है। अब ये लाइट रे किधर जा रहा है? तो अब देखो, तो ये डेंसर है और डेंसर से रेरर में जाएगा। तो डेंसर से रेरर में अगर जाता है लाइट रे तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है बेटा। कितना? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी अगर मैं बात करूं तो ये किधर निकल जाएगा? इधर निकल जाएगा। यस, यानी नॉर्मल से क्या होगा? अवे, दूर हटेगा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका I2, तो ये आपका R2। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, मान लो ये प्रिज्म नहीं रहता, मैं कह रहा हूं कि ये प्रिज्म है ही नहीं, मान लो ये प्रिज्म नहीं रहता, तो ये लाइट रे किधर निकलता बेटा? तो मान लो ये प्रिज्म है ही नहीं, तो ये लाइट रे किधर निकलता? कुछ ऐसे। अब कैसे निकल रहा है बेटा? तो अब कहीं ना कहीं, मतलब ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये ऐसे जाता। अब ये प्रिज्म है,
इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, तो मान लो अब ये प्रिज्म होने के कारण अगर मैं बात करूं तो ये कैसे जा रहा है, इस माध्यम में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये प्रकाश किधर निकल गया, इधर निकल गया, यानी प्रिज्म होने के कारण ये जो प्रकाश ऐसे जा रहा था वो कितना ऐसे जा रहा है, यानी कितना यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर कह सकते हो कि सर जो एंगल में हुआ ना वो कितना हुआ, तो वो मेरे प्यारे बच्चों इतना एंगल में डिफॉर्मेशन हुआ, यानी इतना विरूपण हुआ, यही आपका क्या हुआ, डेविएट हुआ, इतना आपका डेविएट हुआ। ठीक है, इसी को हमें निकालना होता है। ये आपका क्या है बेटा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए क्या है, ए यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, याद रखिएगा, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और ये डेल्टा क्या है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इतना आपका डेविएट हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, यानी इतना क्या हो गया, इतना आपका जो है इतना डेविएट हो गया आपका, कितना डेविएट हुआ, इतना। यानी प्रिज्म के कारण जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी अब वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जो ऐसे जा रही थी वो अब ऐसे जा रही है, तो इतना एंगल जो है डेविएट हुआ है प्रिज्म के कारण, यानी इतना मार्ग में परिवर्तन प्रकाश के हुआ है, किसके कारण, प्रिज्म के कारण, किसके कारण, प्रिज्म के कारण। तो यहां पर अगर मुझे निकालना हो क्या, यहां पर अगर मुझे निकालना है कि कितना इसका फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला हो जाता है बेटा, प्रिज्म फॉर्मूला जो हो जाता है वो म्यू इक्वल टू में साइन डेल प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, ये हो जाता है बेटा प्रिज्म फॉर्मूला, ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला हो जाता है। नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए बेटा, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो, यहां से इतना नोट डाउन करिए। यहां पर आपका डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल, तो नोट करिएगा। सर ये टॉपिक कितनी बार आए, अंजना क्या कहती भाई, चलें। आगे बढ़ती, अल हबीबी, चलो हम आगे बढ़ती। नेक्स्ट टॉपिक होती डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या होती,
नेक्स्ट टॉपिक होती डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती। नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक क्लियर है बेटा? आज हमने बड़ा अच्छा पढ़ा यार, अच्छा खासा टॉपिक पढ़ लिया, पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती। हेडिंग डालती बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण चलें। अच्छा ये एक टॉपिक करते हैं ना, उसके बाद देखते हैं आगे, मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो चलो। वर्ण विक्षेपण, क्या होता है डिस्पर्सन? कोई बताएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, तो लिखिएगा व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ, व्हेन अ व्हाइट लाइट, when a white light incident on the surface of prism, when a white light incident on a surface of glass prism, लिख लो surface of glass prism, surface of glass prism, then it splits into, then it splits into its 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ठीक है क्या, या फिर 7 कंपोनेंट्स कह लो या कॉन्स्टिट्यूएंट कह लो, स्प्लिट्स इनटू 7 components, it splits into 7 components in the sequences of Wigner, in the sequences of Wigner, in the sequences of Wigner, this phenomena is known as, this phenomena is known as dispersion of light. अब सुनो ये क्या कहने का मतलब, देखो हिंदी वाले बच्चे लिखना, जब एक प्रकाश की किरण, जब एक प्रकाश की किरण जब एक प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने 7 घटकों में विवग्योर के क्रम से
विभक्त हो जाती है। हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये होता है डिस्पर्सन। समझ गए? अगर मैं समझाऊं तो देखिएगा, अगर मैं समझाऊं तो देखो, मान लो ये आपका क्या है, प्रिज्म है। मैंने क्या कहा कि प्रिज्म पर कोई अगर श्वेत प्रकाश पड़े, प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश, अरे यार ये तो प्रिज्म ही बन रहा है। फिर प्रिज्म पर कोई अगर श्वेत प्रकाश पड़ती है, ठीक है बेटा, इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो किस कलर का होता है, तो वो होता है आपका वॉलेट का। सबसे ज़्यादा अगर डिफॉर्मेशन होता है तो आपके इस 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर देखोगे तो विवग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्योर, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब मैं कहूंगा सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी होती है बेटा, तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वॉलेट की होती है। क्रम में लिख दो एक बार, तो ये हो जाएगा VIBGYOR, विवग्योर। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें V क्या है, वॉलेट है। वॉलेट का वॉलेट का वेवलेंथ कितना होता है बेटा, तो 4000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 nm। थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि एक ही बार में आ जाए पूरा। चलिए यहां से अगर मैं कहूं तो V क्या है बेटा, वॉलेट है। वॉलेट का वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 nm, नैनोमीटर। अगर वहीं पर आप मैं बात करूं I क्या है बेटा, इंडिगो कलर है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका वेवलेंथ कितना हो जाता है, 4500 एंगस्ट्रॉम कह लो या फिर 450 nm, नैनोमीटर। B क्या है, B का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, B का मतलब हो जाएगा, B का मतलब है ब्लू, और ब्लू का आपका हो जाता है 5000 एंगस्ट्रॉम या फिर 500 नैनोमीटर। फिर है आपका G क्या है बेटा, ग्रीन का अगर मैं बात करूं तो 5500 एंगस्ट्रॉम या फिर 550 nm। उसके बाद आ जाता है येलो, Y का मतलब येलो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो येलो आपका हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम या फिर आपका 600 nm। लास्ट है सेकंड लास्ट है ऑरेंज का अगर मैं बात करूं तो आपका 6500 एंगस्ट्रॉम या फिर 650 nm। और लास्ट होता है बेटा रेड का अगर मैं बात करूं तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो 7000 एंगस्ट्रॉम कह लो या फिर 700 nm कह लो। तो ये तो बेटा हो गए इनके कलर। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम जो है डिस्पर्सन कहते हैं बेटा। ये जब श्वेत प्रकाश पड़ती है ना प्रिज्म पर तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसी पूरे परिघटना को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे घटना को हम डिस्पर्सन कहते हैं बेटा। यहां से पूछता है कि बताओ कौन सी रंग जो है सबसे अधिक जो है डेविएट होती है प्रिज्म में। ये पूछता है क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा रंग जो है प्रिज्म में अधिक डेविएट होगा, तो कौन सा रंग भैया, वॉयलेट।
कौन सा सबसे कम डेविएट होता है? रेड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटे? यहां तक क्लियर है? 7000 से 700 नहीं है, ये एंगस्ट्रॉम में 7000 नैनोमीटर में निकालोगे तो यूनिट चेंज कर रहे हो ना, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर में निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा, समझ गए? ये मैं कह रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यहां तक सभी लोगों का क्लियर? यहां तक सभी लोगों को क्लियर? चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही करें कि TIR पढ़ लिया जाए। एक टॉपिक बचा है TIR, और उसके बाद फिर कल लेंस स्टार्ट हो जाएगा। चलो कल ही TIR करते हैं, ठीक है? कल TIR के बाद लेंस कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छा खासा हम पार्ट कर रहे हैं। इसके बाद लेंस खत्म हो जाएगा तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। फिर हमें ह्यूमन आई पढ़ना है, यानी मुश्किल से और एक और अगला क्लास, यानी इस वीक में आपका ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 20 से पहले मैं ऑप्टिक्स खत्म कराऊंगा, तो 20 से पहले आपका ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस करेंगे साथ ही में ऐप पर, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे कल इसी समय पे। लव यू ऑल, टेक केयर, किस स्माइल, की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।